दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 15 अक्टूबर 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। दोस्तों डेली न्यूज़ एनालिसिस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, समय की कमी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वीकली न्यूज़ एनालिसिस अपलोड कर दूँ। सप्ताह में एक दिन आपके लिए न्यूज़ एनालिसिस मैं यहाँ पे बनाऊँ। आपको भले ही ये लगता होगा कि 30 से 40 मिनट का न्यूज़ एनालिसिस अपलोड होता है, लेकिन 30 से 40 मिनट के न्यूज़ एनालिसिस को बनाने में लगभग 2 से 3 घंटा चला जाता है। लगभग 2 घंटा मुझे पढ़ना पड़ता है, न्यूज़ एनालिसिस करना पड़ता है, फिर जा कर के मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो इसलिए ये समय मेरे पास फ़िलहाल नहीं है कि मैं प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटा समय दूँ न्यूज़ एनालिसिस पे और ये वीडियो अपलोड करूँ। इसलिए मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस देखना है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का अमर सर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। युक्ति आईएएस के नाम से उनका चैनल है, मैं उनका चैनल लिंक में डाल दूंगा। आप लोग उनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं और डेली न्यूज़ एनालिसिस उनको सुन सकते हैं आप। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आज कई सारे प्रश्न का जो भी जवाब, मैं आपके प्रश्न का जवाब भी देने का प्रयास करूंगा। कई सारे लोगों ने पूछा है कि सर नोट्स कैसे बनाया जाए। यद्यपि नोट्स कैसे बनाया जाए इस पर मैंने कई बार चर्चा किया है, एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आज चर्चा कर दूंगा नोट्स कैसे बनाया जाए। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर किसी न्यूज़ को पढ़ा जाए तो किस पॉइंट को पढ़ना चाहिए, किस पॉइंट पे अधिक फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। सारे संदर्भों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का PDF मैं प्रत्येक दिन न्यूज़ एनालिसिस प्रत्येक दिन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन PDF इस तरह से न्यूज़ को टिक करके, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ ताकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग डेली पढ़ लें। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजडम एजुकेशन के नाम से ही हमारा चैनल है। टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डेली पढ़िए। न्यूज़ पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, शिवलिंग को पहुंच सकती है क्षति, इसलिए कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं। तो वाराणसी कोर्ट ने, वाराणसी जिला कोर्ट ने, जिला कोर्ट को आप लोअर कोर्ट भी कहते हैं। कोर्ट बेसिकली 3 कैटेगरी का होता है, एक लोअर कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो वाराणसी जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दी है। शिवलिंग में जो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दी है और ऐसा मानना है उनका अगर शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की अनुमति अगर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि शिवलिंग को क्षति हो सकती है। और ये शिवलिंग कौन सा है? ये ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग है। देखिए ज्ञानवापी इशू काफ़ी समय से चर्चा में चल रहा है। आप लोगों ने निश्चित तौर पे सुना होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद जो वाराणसी में उपलब्ध है या वाराणसी में अवस्थित है, उस मस्जिद के परिसर से एक शिवलिंग मिला है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो शिवलिंग है, पहले एक यहाँ पे मंदिर था जिस मंदिर का नाम था विश्वेश्वर मंदिर, और इस विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ करके 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया था, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ करके। और इस बात का प्रमाण बेसिकली साकिब खां की पुस्तक है यासिर आलमगीरी में भी मिलता है, राइट। यासिर आलमगीरी में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब ने यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया था। और उसी मस्जिद में ज्ञान एक जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के बारे में ही चर्चा लगातार चल रही है कि ये शिवलिंग को कार्बन डेटिंग करके इसकी एग्जैक्ट आयु पता किया जाए। लेकिन माननीय कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया है क्योंकि ऐसा करने से, कार्बन डेटिंग करने से शिवलिंग को क्षति पहुँच सकती है। तो ये तो बेसिक नॉलेज है या बेसिक इशू है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में अगर मान लीजिए इस तरह का कोई इशू चलता है जहाँ पे किसी मस्जिद परिसर में मंदिर के समान मिल गया, जिस तरह से हमने अयोध्या में देखा था, तो आखिर इसके लिए हमारे देश में क्या कुछ संवैधानिक प्रोविज़न है? क्या हमारे देश में इसके लिए कोई वैधानिक प्रोविज़न है? क्या संसद का कोई एक्ट है? तो बिल्कुल
इसके लिए हमारे देश में संसद का एक एक्ट है जो 1991 में आया था, और इस एक्ट को कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिपमेंट एक्ट 1991, यानी पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 इस एक्ट को कहा गया। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत पूजा स्थल या यहाँ तक कि उसे खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग वर्ग के रूप में पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित करने को प्रतिबंधित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक धार्मिक संप्रदाय का जो कोई पूजा स्थल है उसको अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक मस्जिद है, उस मस्जिद को कल के डेट में मंदिर के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। या मान लीजिए एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा को कल के डेट में चर्च के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो एक धार्मिक संप्रदाय का जो पूजा स्थल है उसको अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 4(2) में कहा गया है कि पूजा स्थल की प्रकृति को परिवर्तित करने से संबंधित सभी मुकदमे या अपील या अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को लंबित थी इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएगी। ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हमारे देश के आज़ादी से पूर्व जितने भी विवाद चल रहे थे इस तरह के, वो इस एक्ट के लागू होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। राइट, तो ये कहा गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिपमेंट एक्ट 1991 में। अब आप पूछेंगे अगर आज़ादी से पहले जितने भी विवाद चल रहे थे सारे विवाद इस एक्ट के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएंगे, या कोर्ट में जो केस चल रहा था वो केस स्वतः समाप्त हो जाएंगे, तो क्यों अयोध्या डिस्प्यूट में मैटर चलता रहा? तो बेसिकली अयोध्या डिस्प्यूट को इससे विशेष राहत दिया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिपमेंट एक्ट 1991 से विशेष राहत दिया गया था, विशेष छूट दिया गया था अयोध्या डिस्प्यूट को, क्योंकि जो अयोध्या डिस्प्यूट है वो 500 वर्ष की पुराने इतिहास है, आज का इतिहास नहीं है, 500 वर्ष का पुराना इतिहास है, और इस कानून में उसे विशेष छूट दिया गया था। भारत और चीन अगले दौर के सैन्य वार्ता जल्द करने में सहमत। देखिए, इंडिया चाइना रिलेशन अपने आप में मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप लोग पूरा पढ़िएगा। और मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इंडिया चाइना रिलेशन पे, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। इंडिया चाइना रिलेशन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है और विशेष रूप से मैंने चर्चा किया था। भारत चीन के बारे में कई सारे सकारात्मक संबंध भी है, कई जगह भारत चीन मिलकर काम करते हैं और कई जगह दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, युद्ध की स्थिति भी हम लोग देखते हैं। नेशनल यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का विरोध करता है चीन हमेशा। इस तरह से भारत के कई सारे जो आतंकवादी है, पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी जिसे यूनाइटेड नेशन में हम प्रतिबंधित करना चाहते हैं उसको चीन रोकता है। इस तरह का कई सारे डिस्प्यूट है चीन और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कई सारे पॉजिटिव संबंध भी है। जैसे पर्यावरण के क्षेत्र पे हम लोग मिलकर काम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हम मिलकर काम करते हैं, ग्लोबल साउथ में भी हम लोग मिलकर काम करते हैं। रूस के मुद्दे पे कई जगह हम देख रहे हैं कि हम लोग चाइना और इंडिया मिलकर काम कर रहा है, या चाइना और इंडिया का लगभग एक तरह का मत है। तो आवश्यकता इस बात की है जब भी किसी देश के साथ आप रिलेशन को पढ़ें तो सिर्फ सकारात्मक संबंध नहीं देखना या सिर्फ नकारात्मक संबंध नहीं देखना। दुनिया जो होता है वो ब्लैक और वाइट नहीं होता, दुनिया ग्रे भी होता है। तो इसी तरह से जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, कूटनीति होता है, वो ग्रे होता है, बेसिकली वाइट या ब्लैक नहीं होता। वाइट या ब्लैक का मतलब ये हुआ, वाइट का मतलब मान लीजिए कि सिर्फ पॉजिटिव संबंध नहीं है। अमेरिका के साथ हमारा सिर्फ सकारात्मक संबंध नहीं है, कई जगह अमेरिका और भारत जो है नकारात्मक संबंध है, कई जगह दोनों के बीच में चुनौतियां भी दिखती है आपको। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ सिर्फ नकारात्मक संबंध नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया भी कुछ जगह मिलकर काम कर रहे हैं या कहीं दोनों का मत मिल रहा है। तो इसलिए जब इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ते हैं या कूटनीति को आप पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए एक बीच के रास्ते को देखने का। इसलिए कहते हैं कि कोई विवाद जो होता है, इसका प्रशासन में भी आप यूज करेंगे, कोई विवाद होता है उस विवाद का समाधान हमेशा बीच का रास्ता निकलता है, मध्यम मार्ग निकलता है, जो बुद्ध की भी नीति रही है। पंजाब हरियाणा SYL के मुद्दे पे नहीं बनी सहमति। देखिए ये बहुत पुराना मुद्दा है और इस तरह का पुराना मुद्दा आपको देश में कई जगह देखने को मिलेगा। ये पुराना मुद्दा बेसिकली नदी जल विवाद को लेकर के होता है। क्यों इस तरह का मुद्दा होता है? बेसिकली इस तरह का मुद्दा इसलिए होता है कि नए राज्य का निर्माण हो जाता है। पंजाब से ही हरियाणा का निर्माण हुआ 1966 में। अब हरियाणा का निर्माण हो गया, लेकिन
पंजाब की जो नदी है, सतलज नदी है या रावी नदी है या अन्य नदी है, ब्यास नदी है या अन्य नदी है, उस नदी के पानी को किस अनुपात में पहले हरियाणा को दिया जाए, इस बात का डिसीजन नहीं हुआ था। तो जब दो राज्य निर्माण हुआ हमारे देश में, अक्सर ऐसा हुआ है कि उन राज्य के निर्माण से पहले नदी के जल के बंटवारे की चर्चा नहीं किया गया था। इनफैक्ट झारखंड का भी जब मान लीजिए निर्माण हुआ था, तो क्या किस तरह से बिहार की नदी को झारखंड को दिया जाए या झारखंड की नदी के पानी को बिहार में दिया जाए, क्या इस बात की चर्चा हुई थी? नहीं हुई थी। तो इसलिए बिहार और झारखंड के बीच में कुछ नदी जल विवाद आपको दिखेगा। तो यही विवाद बेसिकली पंजाब और हरियाणा में है, क्योंकि हरियाणा के निर्माण से पहले इस बात की चर्चा नहीं किया गया था कि पंजाब के पानी को किस अनुपात में हरियाणा को दिया जाए, सतलज नदी के पानी को, ब्यास नदी के पानी को किस अनुपात में हरियाणा को दिया जाए, इस बात की चर्चा नहीं हुई थी। तो हरियाणा के शुरुआत के साथ ही, हरियाणा के जन्म के साथ ही ये विवाद चल रहा है, जो आज तक चलता है। 1 नवंबर 1966 को राज्य पुनर्गठन के बाद ही शुरू हुई थी ये विवाद। अब देखिए, समस्या के समाधान के प्रयास का सर्वप्रथम प्रयास जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री की बैठक में किया गया। 1981 में इंदिरा जी ने यह प्रयास किया, पंजाब को भी बुलाया, हरियाणा को बुलाया और राजस्थान को भी चूंकि बुलाया। अब इस बैठक में निर्णय हुआ कि अतिरिक्त जल पंजाब को दिया जाएगा और पंजाब सतलज यमुना नहर के अपने हिस्से का 121 किलोमीटर का निर्माण कराएगा। तो इस बैठक में डिसीजन हुआ कि अतिरिक्त पानी पंजाब को दिया जाएगा और साथ ही साथ पंजाब सतलज यमुना नहर के अपने हिस्से का 121 किलोमीटर का निर्माण पंजाब सरकार कराएगी। लेकिन अगर आप देखिएगा कि इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको दिखेगी। हमारे देश में सबसे अधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन या राज्य में जो आपातकाल लगता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं, वो सबसे अधिक पंजाब में लगा है। क्योंकि 1970 का दशक और 1980 का दशक भयंकर आतंकवाद से झेल रहा था पंजाब। कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत 1990 में हुआ है, लेकिन पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत 70 के दशक में हो गया था। तो 70 के दशक और 80 के दशक में जबरदस्त आतंकवादी घटना से पंजाब गुजर रहा था, और यही कारण है कि सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगा है लंबे समय तक, वो पंजाब में लगा। इसके अलावा 1986 में इराडी अभिकरण बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे बी बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में 1981 में इराडी अभिकरण की निर्माण किया गया, और अधिकरण ने 1987 में पंजाब और हरियाणा को मिलने वाले पानी के हिस्से में क्रमशः 5 मिलियन एकड़ फीट और 3.8 मिलियन एकड़ फीट की बढ़ोतरी करने की सिफारिश किया था। यानी एक कमीशन भी बना, जिस कमीशन ने पंजाब और हरियाणा के बीच में समस्या को समाधान करने का प्रयास किया, जिस कमीशन को हम लोग इराडी कमीशन के रूप में जानते हैं, इराडी ट्रिब्यूनल के रूप में जानते हैं। और ये भी दोनों के बीच में समस्या के समाधान करने का भले ही प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा समाधान नहीं कर पाया। उसके बाद 1991 में भी देखते हैं कि फिर से सतलज यमुना नहर परियोजना का निर्माण किया गया, लेकिन उसी समय में एक अकाली नेता थे जिसका नाम था संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल ने इसको धार्मिक रंग दे दिया और फिर से उग्रवादी घटना की शुरुआत पंजाब में हो गया, और ये नहर जो बनने की शुरुआत हुई थी 1991 में, फिर से एक बार बंद हो गया। इसके बाद राजीव गांधी जी के द्वारा 1985 में भी प्रयास किया गया, और उसके बाद जो है आप देखेंगे लगातार प्रयास हो रहा है। फाइनली 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसके जो ये नदी जल बंटवारा है, इसके समाधान एक ही है कि दोनों राज्य के मुख्यमंत्री आपस में बैठे बातचीत करें, मध्यस्थता का प्रयास करें। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही दोनों राज्य के, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठ करके आपस में बातचीत करने का प्रयास किए, लेकिन फाइनली कोई निष्कर्ष में नहीं पहुंचे। तो फिर से मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, और देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या डिसीजन सुनाती है। देखिए, वनडे एग्जाम के लिए यह पूछा जा सकता है कि मणिपुर में 4 से अधिक बच्चों वाले परिवार को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए मणिपुर इस तरह का प्रयास कर रहा है कि 4 से अधिक बच्चा अगर किसी फैमिली को है, तो उस फैमिली को सरकारी लाभ से वंचित किया जाएगा।
ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है अभी तक का, यानी आज के पेपर का द बेस्ट न्यूज अगर आप बोलिएगा तो यही है। और ये न्यूज ऐसा है कि मतलब मज़ा आ जाएगा, इस न्यूज़ को पढ़िए तो आपको मज़ा आ जाएगा कि हमारे देश ने इस तरह का कुछ अचीवमेंट कर लिया। बेसिकली क्या है कि आईएनएस अरिहंत के माध्यम से, ये जो दिख रहा है पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत, इसके माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। अब देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसका एक सीमा होता है, मान लीजिए उसका सीमा क्या होगा 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, इससे ज़्यादा सीमा तो नहीं होगी, या 5000 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन ये जो आईएनएस अरिहंत है, ये जो पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी समुद्र में कहीं भी जा सकता है। मान लीजिए अफ्रीका के तट पे जाकर के ये बैठा हुआ है और अफ्रीका के किसी देश पे हमला करना है तो यहीं से परमाणु पनडुब्बी निकले, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल निकलेगा और जाकर के स्ट्राइक कर देगा, राइट। तो यहीं से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण यहां से किया गया है। ये आईएनएस अरिहंत है, ये परमाणु पनडुब्बी इसको कहा जाता है, यानी परमाणु हथियार से लैस ये पनडुब्बी है जो भारत का अपना खुद से निर्माण किया गया एक पनडुब्बी है जिसे हम लोग आईएनएस अरिहंत कहते हैं। और यहाँ पे एक मिसाइल का परीक्षण इससे किया गया जिसे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया जो जाकर के टारगेट को हिट किया गया, यानी हमारा देश परमाणु पनडुब्बी से परमाणु मिसाइल को लॉन्च करने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया है। इस तरह की कैपेसिटी हम रखना शुरू कर दिया है, यानी अब विश्व में किसी भी देश में अगर भारत को हमला करना होगा तो वो सीधे पनडुब्बी के माध्यम से उस देश के नज़दीक पहुंच जाएगा और वहां से वो उस देश पे पनडुब्बी से सीधे परमाणु हथियार के माध्यम से या बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से या अन्य माध्यम से हमला कर सकता। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक बड़ी जीत है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो ये कहा था कि जो हम परमाणु बनाए हैं हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी से लड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य आत्मरक्षा करना है। हम अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इस तरह का हथियार का निर्माण किया। तो निश्चित तौर पे ये संदेश विश्व को कल भी गया है। चुनावी बॉन्ड को लेकर के कई बार मैंने आपके साथ चर्चा किया। चुनावी बॉन्ड के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड से चंदा लेने का तरीका पारदर्शी है, यानी चुनावी बॉन्ड को बेसिकली काले धन को रोकने के लिए लाया गया था। और माननीय कोर्ट में भी केंद्र सरकार यही कर रही है कि काले धन के समाधान के लिए ही चुनावी बॉन्ड लाया गया और चुनावी बॉन्ड से काले धन का प्रयोग को नियंत्रित किया जा सकता है। जो काले धन चुनावी प्रक्रिया में यूज होती है उसके प्रभाव को, उसके प्रकोप को नियंत्रित करने का एक प्रभावी माध्यम है चुनावी बॉन्ड। अब देखिए ये जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। मुझे याद है कि बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो भारत आए थे, तो उन्होंने उस दौरे में कहा था गेट इट डन बाय दीपावली, यानी भारत और ब्रिटेन के बीच में जो एफटीए थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत हो रही थी, उसको गेट इट डन बाय दीपावली, वो उन्होंने कहा था, यही उनका एग्जैक्ट कोटेशन था कि दीपावली से पहले इसको पूरा करना। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चेंज हुई है और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चेंज होने के बाद भारत और ब्रिटेन संबंध कुछ हद तक प्रभावित हमें दिख रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जो नई प्रधानमंत्री आई है उसके कैबिनेट के कुछ मंत्री ने भारत के खिलाफ कुछ डिफरेंट बयान दे दिया, कुछ गलत बयान दे दिया, और जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही थी वो प्रभावित हमें दिख रही है। और ये निश्चित तौर पर मानिए कि दीपावली तक अब किसी भी कंडीशन में भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होने वाला। इसको एक बार फिर से पुनः नए सिरे से बातचीत करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ब्रिटेन के बीच में हो पाएगा। अच्छा, अभी भारत को आवश्यकता नहीं है कि हम ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, भारत को आवश्यकता हो सकता है, लेकिन भारत से कहीं ज़्यादा आवश्यकता है ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन अभी आर्थिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। ऐसी कंडीशन में ब्रिटेन को आवश्यकता है कि वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे। भारत को इसकी आवश्यकता अपेक्षित रूप से कम है। सैनिकों के स्वजन की आर्थिक सहायता में आम लोग भी कर सकेंगे योगदान। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिस पोर्टल का नाम है माँ भारती के सपूत पोर्टल, और इसी के माध्यम से अगर आप सैनिकों के फैमिली को कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, कुछ रुपए का मदद करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं।
चारधाम परियोजना का पंजीकरण आधार से जोड़ा जाएगा। देखिए चारधाम परियोजना का निर्माण जो है किया गया है। बेसिकली चारधाम परियोजना क्या है, तो बेसिकली चारधाम परियोजना एक हाईवे परियोजना है। तो ये बेसिकली एक हाईवे परियोजना है जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्ट करता है। अब चारधाम परियोजना जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जिसको यात्रा करना है, जिसको दर्शन करना है, वो यहाँ पे पंजीकरण करेंगे तो आधार उनको कनेक्ट करना होगा, यानी आधार के माध्यम से वो पंजीकरण करेंगे, राइट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो धार्मिक इंपॉर्टेंस है कि मान लीजिए वो जो क्षेत्र है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, वहाँ पे पर्यटन बढ़ेंगे, लोग अधिक से अधिक जाएंगे तो वहाँ पे उत्पादन होगा, वहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। ये अदर पर्सपेक्टिव है। मेन पर्सपेक्टिव इसका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका है। राष्ट्रीय सुरक्षा में क्यों इसकी भूमिका है? क्योंकि ये जो चारधाम है बेसिकली है कहाँ? उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है और उत्तराखंड चीन की सीमा के साथ लगता है। अगर आप उत्तराखंड सीमा को देखेंगे, उत्तराखंड में जो चीन है, चीन का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड से लगे हुए चीन के क्षेत्र में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया, यानी जब चाहेंगे चीन के सैनिक बीजिंग से उत्तराखंड के सीमा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस ओर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया था, अवसंरचना का निर्माण नहीं किया था, रोड का निर्माण नहीं किया था, यानी जब चाहे भारत के सैनिक उत्तराखंड के सीमा तक नहीं पहुंच सकते थे। तो इसलिए चारधाम के जरूरी था, क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। अब जब चाहे हमारे सैनिक भी चारधाम के माध्यम से, रोड के माध्यम से, इतना अच्छा रोड बन गया उसके माध्यम से चीन की जो सीमा लगती है उत्तराखंड के साथ, वहां पे जाकर के पहुंच के हमारे देश की सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। चारधाम के लिए बेसिकली क्रियान्वयन एजेंसी अगर आप देखेंगे तो है उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। तो ये सब बेसिकली कुछ पॉइंट है चारधाम के बारे में। राजनीति वाला पेज बेसिकली आपके एग्जाम से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। देखिए ये चूंकि बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यात्रा भत्ता घोटाले करने वाले बिहार के राजद विधायक की सदस्यता समाप्त। तो यात्रा भत्ता घोटाला का आरोप लगा है बिहार के जो आरजेडी के जो विधायक रहे हैं, उस विधायक का नाम है डॉक्टर अनिल कुमार सहनी। डॉक्टर अनिल कुमार सहनी बेसिकली बिहार के कुढ़नी विधानसभा जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है वहाँ के विधायक रहे हैं। और जब ये सांसद रहे थे 2009 से लेकर के सांसद रहे थे, राज्यसभा सांसद 2009 से लेकर के 18 तक जदयू के राज्यसभा सांसद थे। तो वैसे कंडीशन में 2009 से लेकर 18 तक राज्यसभा सांसद थे, तभी जाकर के इन्होंने, इन पे आरोप था कि यात्रा भत्ता घोटाला के, यानी यात्रा के लिए जो पैसा इसको मिलता था उस पैसा का उचित यूज नहीं कर पाए, तो इसी कारण इनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार जानना चाहिए। देखिए चीता काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, इस बार चीता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने भी क्वेश्चन चीता को लेकर कई बार पूछा है, स्टेट पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा है। चीता जो आया था अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से आया था और इसे मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में रखा गया या कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखवाया गया। तो ये सब याद रखिएगा। एक बार इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल यह है, यह मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लगा, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। इस पर मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ यहाँ पे मैं चर्चा भी कर दूंगा कि नोट्स कैसे बनाया जाए। देखिए कुशलता को लेकर के यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछती है, बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछती है, अदर पीसीएस भी क्वेश्चन पूछती है, पेटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है, जब मान लीजिए आप कुशलता को लेकर के नोट्स बना रहे हैं तो आप ऊपर में कुशलता को लिख दीजिए,
और उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आप लिखना शुरू कीजिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी। जो यहाँ पर मैंने लिखा है उसी पर्सपेक्टिव से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। या कुशलता को लेकर के मान लीजिए कभी भी पेपर में कोई कंटेंट आपको दिख गया तो उसको एक जगह नोट्स कर सकते हैं। नोट बनाने का बेसिकली यही तरीका है। ये जो नोट मैंने दिख रहा है तो मैंने ये नोटपैड पे नोट बनाया है। नोटपैड एक एप्लीकेशन होता है, आपको मोबाइल में उस नोटपैड एप्लीकेशन के माध्यम से ही मैंने नोट बनाया है। इसको आप लोग या तो नोटपैड पे बना सकते हैं या नहीं तो आप जो आपके कॉपी है उसी कॉपी पे बना सकते हैं। आप मान लीजिए कुशलता, आपको पता है कि भाई मेंस पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक जगह कुशलता लिख दीजिए, उसमें 2 पेज आप छोड़ दीजिए। 2 पेज छोड़ने के बाद जो कुशलता से कोई भी इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल मिलेगा, उस आर्टिकल को वहाँ पे नोट करते जाइएगा। कुशलता को बढ़ाने के लिए हमारे देश में सबसे बड़ी जो योजना है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या उद्देश्य रहा है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस हद तक अपने उद्देश्य को पूर्ति करने में सफल रही है और रिसेंट कोई डाटा मिलेगा उसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कौशलता को लेकर के अभी तक क्या किया गया है और इंक्लूडिंग इस एडिटोरियल में जो कंटेंट दिया हुआ उसको समाहित करते हुए जो मेरे पास पहले से नोट्स है उसको इंक्लूड करते हुए मैं यहाँ पे डिटेल से चर्चा कर दूंगा। देखिए बेसिकली 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किया गया था। 15 जुलाई को कौशलता दिवस भी मनाया जाता है, इसी कारण 15 जुलाई को कौशलता दिवस मनाया जाता है। भारत में 90% से अधिक कार्य क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी 90% अभी भी भारत में जो क्षेत्र है वो औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी का ठेला का दुकान हो गया, पान का दुकान हो गया, इसको अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। औपचारिक क्षेत्र होता है जैसे टाटा की कोई कंपनी होगी, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उसको औपचारिक क्षेत्र कहा गया कि उसको पर्याप्त पीएफ मिलता है, उसको पर्याप्त सिक्योरिटी मिलता है, किसी तरह का उनके साथ हादसा होगा उनको सुविधा मिलेगी। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक को इस तरह की सुविधा नहीं मिलती है। 90% भारत का जो श्रमिक होता है वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को पर्याप्त कुशलता दिया जाए ताकि वो अच्छे से रोजगार को प्राप्त कर सके या उनका सैलरी काफ़ी इन्हेंस्ड हो सके या वो स्वरोजगार पे अधिक ध्यान दे सके या स्टार्टअप योजना पे अधिक प्रोत्साहित हो सके। तो इन सब बातों पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिल करके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में किया था। इसका उद्देश्य था कि 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को हमें प्रशिक्षित करना है। भारत के 40 करोड़ युवाओं को हमें प्रशिक्षित करना है, उसे पर्याप्त कौशलता देना है और पर्याप्त कौशलता देने के बाद उन्हें रोजगार के मौके उपलब्ध करवाने हैं। भारत में स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है और साथ ही साथ विश्व में कई सारे ऐसे देश है जहां पे पर्याप्त कौशल श्रमिक की कमी है, कौशल कार्यबल की कमी है, वहां पे उन्हें उपलब्ध करवाना है। उदाहरण के रूप में आप लोग जापान कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री कौशल योजना बेसिकली 3 चरण आया। पहला चरण जो आया था जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 कह सकते हैं। ये जो चरण था ये बेसिकली 2015 और 16 में मतलब 1 साल के लिए आया था और 1 साल का टारगेट था कि 24 लाख स्टूडेंट को हमें ट्रेन करना है, जिसमें 19 लाख लोगों को, बच्चों को, 19 लाख स्टूडेंट को ट्रेन किया गया। 24 लाख का टारगेट था लेकिन 19 लाख बच्चों को ट्रेन किया गया। उसके बाद आया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 जो 2016 से 20 के लिए लाया गया, जिसका बजट 12,000 करोड़ था और 10 मिलियन यूथ को 2020 तक ट्रेन करने का लक्ष्य था। यानी 10 मिलियन कितना हो, मतलब 1 करोड़ युवाओं को 2020 तक ट्रेन करने का लक्ष्य था। उसके बाद आया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 2020 से शुरुआत हुआ जो अभी तक चल रहा है। इसमें बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी पर अधिक फोकस किया गया। इसमें फोकस किया गया इन IR 4.0 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति पे। तो बेसिकली जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया, जिसमें 5G टेक्नोलॉजी आ गया, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया, जिसमें रोबोटिक्स आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी आता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। तो इन सब रिसेंट टेक्नोलॉजी पे फोकस अधिक किया गया और इसका उद्देश्य है कि नई शिक्षा नीति के साथ मिल करके भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना। अब देखिए ये सब जो टर्म है
नई शिक्षा नीति के साथ मिलकर इसे भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना, ये टर्म देखने में बहुत सुंदर लगता है। मेंस में लिखिएगा आपको मार्क्स बढ़ा देगा, लेकिन ये टर्म मिलेगा कहाँ? ये टर्म पेपर से मिलेगा। ये जो टर्म मैंने लिखा है यहाँ पे, ये पेपर में टर्म है। तो इसी तरह से पेपर में खोज कर इस तरह टर्म को यूज कीजिए, पेपर में खोज करके इस तरह के डाटा को अपने नोट्स में यूज कीजिए, तभी आपका मेंस में अच्छा मार्क्स आएगा। जितना हो सके इस तरह के जो डाटा है, जिस तरह से कोटेशन है, इस तरह का कुछ टर्म आपको मिलता है तो उसको अपने नोट में जाकर के लिख लेना है और प्रयास करना है कि अपने आंसर में उसको शामिल करें, तभी जाकर के मेंस में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब देखिए, इसी तरह से भारत सरकार ने एक असीम पोर्टल लॉन्च किया था। असीम पोर्टल बेसिकली 10 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। इसका पूर्ण रूप है आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण, राइट। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो बड़ी संख्या में जो हमारे युवा है उसको प्रशिक्षण दिया जाए, उसको रोजगार के लिए योग्य बनाया जाए, जीविकोपार्जन के लिए सक्षम बनाना, प्रेरित करना, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब बेसिकली इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जो श्रम बल है उसके उत्पादकता को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये भी इनका उद्देश्य है। और इसका यह भी उद्देश्य है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और उद्योग नीति मानक के अनुसार कौशलता प्रशिक्षण प्राप्त देना, यानी जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है, इंडस्ट्रीज की डिमांड के अनुसार कौशलता देना भी इसका एक उद्देश्य है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि आखिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अभी तक आया है तो आखिर इन्होंने क्या किया, अभी तक इसका आउटपुट क्या रहा, इसका रिजल्ट क्या रहा? तो 92 लाख युवा को प्रशिक्षित किया। 2021 का ही डाटा है, 2021 तक में इन्होंने 92 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर दिया। 700 से अधिक जिला में और 26,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र है। 700 से अधिक जिला में 26,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र है। आईटी और आईएम की तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट गांधीनगर और मुंबई में स्थापित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हमारे देश में आईटी है, आईआईएम है, उसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो गांधीनगर और मुंबई में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 116 जिला में स्किल मैपिंग प्रोग्राम शुरू किया गया जहां प्रवासी को स्थानीय स्तर पे प्रशिक्षण दिया जा सके। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा जो स्किल मैपिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था, और इसी स्किल मैपिंग प्रोग्राम का काफ़ी बड़ा आउटपुट ये रहा है कि चनपटिया मॉडल काफ़ी चर्चा में रहा। पश्चिमी चंपारण का जो चनपटिया मॉडल है, जो पश्चिमी चंपारण में जो हमारे प्रवासी मजदूर लौटे थे सूरत वगैरह से, उनमें कपड़ा को लेकर के काफ़ी सेंस था कि कपड़ा का किस तरह से निर्माण किया जा सकता है। तो वहाँ पे अभी चनपटिया एक जगह है जो पश्चिमी चंपारण में है, वहाँ पे कपड़ा का निर्माण हो रहा है। वही श्रमिक कपड़ा का निर्माण कर रहे हैं और चनपटिया में जो कपड़ा बन रहा है उसको विदेश तक में निर्यात किया जा रहा है, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश में निर्यात किया जा रहा है। तो इसलिए चनपटिया मॉडल काफ़ी चर्चा में था। और चनपटिया मॉडल आया कहाँ से? क्योंकि जो प्रवासी श्रमिक लौटे थे उसके लिए स्किल मैपिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयज प्लेटफॉर्म, इसकी शुरुआत किया गया है। आज हमारे देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसका टर्नओवर $1 बिलियन यानी लगभग 75 करोड़ से अधिक हो। 7500 करोड़ से अधिक किसी कंपनी का टर्नओवर हो, दूसरे शब्दों में $1 बिलियन से अधिक टर्नओवर हो, तो उसे स्टार्टअप कंपनी कहा जाता है, यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। 70,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। ये किसका देन है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ही देन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा पोजीशन 40वां है 2022 में। 2015 में हम 81वें स्थान पे थे, यानी हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में काफ़ी इंप्रूव किया अपने आप को। भारत अपना स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी का निर्माण कर चुका है। हमने अपना खुद का 5G टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है। भारत जापान और अन्य देश में भी कुशल श्रमिक की उपलब्धता सुनिश्चित करवा रहा है, यानी हमारे देश में जो कुशल श्रमिक हो रहे हैं उसे हम जापान में भेज रहे हैं या अन्य देशों को भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो न सिर्फ भारत कुशल श्रमिक के द्वारा अपनी उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है बल्कि अन्य देशों को भी सप्लाई कर रहा है। तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अपने आप में एक सक्सेसफुल योजना आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न हमारे देश में है, 70,000 से अधिक स्टार्टअप हमारे देश में है, और कहीं न कहीं यह प्रधानमंत्री कुशल भारत योजना का ही देन है, आप इसे कह सकते हैं इस रूप में भी। भारत 5G तकनीक दूसरे को देने में सक्षम। देखिए 5G तकनीक जो है, भारत जो है ये इंडिजिनस तकनीक है, भारत ने इसका निर्माण खुद से किया, और भारत ये कैपेबल है कि दुनिया भर को हम ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाया। यही हमारे देश के वित्त मंत्री का स्टेटमेंट है। 75 जिला में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत 16 अक्टूबर से। अगर आपने बजट ढंग से पढ़ा होगा, बजट 2022-23 2022 में जो बजट आया था, उस बजट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो उस बजट में जो 75 जिला है देश में, उस जिला में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की बात किया गया था। डिजिटल बैंकिंग 75 जिला में शुरुआत किया जाएगा, और देख रहे हैं कि बजट के अनुसार 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के द्वारा 75 जिला में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत किया जाएगा। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक, एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आज के समय में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। थोक मूल्य सूचकांक को WPI कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि CPI के द्वारा ही महंगाई नापी जाती है। आई रिपीट, CPI के द्वारा ही महंगाई नापी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर नहीं, खुदरा मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई आज के समय में नापी जाती है। महंगाई रोकना के लिए और हर संभव कदम उठाएंगे। शशिकांत, हमारे देश के RBI के गवर्नर का कहना है कि महंगाई को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है MPC, ये सब चर्चा जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ मौद्रिक नीति के लिए गठित MPC की पिछली बैठक में दास ने ये बातें कही है। इंपॉर्टेंट है कि MPC क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना बेसिकली 2016 में किया गया था, और इसमें UPSC ने क्वेश्चन पूछा। मॉनेटरी पॉलिसी की स्थापना बेसिकली 2016 में किया गया था। वित्त अधिनियम 2016 द्वारा RBI एक्ट 1934 में संशोधन करके पहले मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सिर्फ RBI के द्वारा डिसाइड होता था, सिर्फ RBI डिसाइड करती थी। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि 2016 में ये इसमें RBI और सरकार दोनों को शामिल किया गया। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। UPSC का क्वेश्चन देखिएगा, UPSC ने फंसाने के लिए एक ऑप्शन दे दिया था कि MPC में टोटल 12 मेंबर होते हैं। ऐसा नहीं है। MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, मौद्रिक समीक्षा नीति में टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 सदस्य जो RBI को होता है और 3 सदस्य सरकार का होता है। ये जो RBI के 3 सदस्य होते हैं, इसमें एक सदस्य होता है RBI का गवर्नर, और RBI का गवर्नर ही MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करता है, राइट। और 3 बेसिकली सरकार के मेंबर होते हैं। तो सरकार के मेंबर और RBI दोनों मिल करके देश में मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए उसका डिसीजन लेते हैं। 2016 से 16 से पहले सिर्फ RBI डिसीजन लेता था। इसको एक बार पढ़ सकते हैं। भारत की सलाह के अनुरूप यूक्रेन से वार्ता को तैयार पुतिन। हाँ, ये पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुर्द नेता अब्दुल लतीफ इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कुर्द नेता अब्दुल लतीफ। दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मैं डिस्कस कर दूंगा वहाँ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुझे पता नहीं विश्व इसको किस निगाह से इस न्यूज़ को देख रहा है, लेकिन मैं खतरे की घंटी के रूप में इस न्यूज़ को देख रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में विश्व किस तरह से तबाह हो जाएगा। जितना कोरोना ने बर्बाद किया उससे 10 गुना अधिक आप देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग हमें बर्बाद कर देगा। अब देखिएगा ये चीज़ होगा। तो इस न्यूज़ पर मैं सेपरेट रूप से अलग से वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। लेकिन विश्व के लिए यह तबाही का संकेत है कि हमारी लाख कोशिश के बावजूद पेरिस समझौता इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और पेरिस समझौता चूंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इसलिए वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और वैश्विक तापमान अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आने वाले 5 वर्ष में बढ़ेगा तो विश्व में कितना द्वीप डूब जाएगा आप इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। विश्व का टेम्परेचर कितना हाई चला जाएगा इसकी उम्मीद भी आप लोग नहीं कर सकते हैं।
चलिए, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।